नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों ने पिछले एसी ब्रिज के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो आज क्या करेंगे हम कि जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, डबल ई और आई एन के, ये एसी ब्रिज पे वो सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना उनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने ये वाला लिखा है, लेकिन हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना ये वाले क्वेश्चन से। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर आर एम एस इन वोल्ट फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आर एम एस वोल्टेज पूछा है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कंडीशन फॉर बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन हमारा क्या होता है, अगर ये ब्रिज बैलेंस हुआ तो मेरा क्या होगा, ऑपोजिट आर्म के इम्पीडेंसेस सेम होंगे। तो देखिए ऑपोजिट आर्म मतलब क्या, ये J1 तो J1 इंटू J1 इज इक्वल टू ये 1/J इंटू 1/J, तो 1/J इंटू 1/J। तो ये मेरा क्या आया, J1 -1 और ये कितना आएगा, माइनस माइनस J स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या आया, -1। तो -1 इक्वल टू -1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ब्रिज जो है वो क्या है, ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर मेरा ब्रिज बैलेंस हुआ, आप लोग एक बात बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यहाँ में से ये वाले वोल्टेज क्या शो करेगा, ज़ीरो शो करेगा। ठीक है, यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा ना। अगर मेरा ब्रिज बैलेंस हुआ तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, मेरा ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर क्या मार्क करेंगे, इसीलिए आंसर मेरा क्या होता है, इसीलिए ज़ीरो मार्क करते। अब एक बात मैं बताता हूँ, जो भी लोग उस दिन एग्ज़ाम में ये वाले प्रॉपर्टी से गए, डायरेक्ट बैलेंस कंडीशन ऑपोजिट आर्म के इम्पीडेंस को मल्टीप्लाई करके चेक किए कि ये मेरा क्या बोलते हैं, इक्वल है कि नहीं, उन सब का उस दिन आंसर रॉन्ग था। ठीक है, ये रॉन्ग था, एकदम गलत आंसर है यहाँ पे। देखिए, जब मैं एसी ब्रिज आप लोगों को पढ़ा रहा था तब मैंने बार बार एक चीज़ कहा था कि जब भी प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टेंस आए, आपको बैलेंस कंडीशन, मैग्नीट्यूड और एंगल क्राइटेरिया दोनों को चेक करना है। साइमल्टेनियसली दोनों अगर फॉलो करते हैं तभी आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या किया वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको क्या किया, मैंने इसको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और इसको मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या बोला, मैं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को मैग्नीट्यूड लेने का कोई चिंता नहीं रहा है यहाँ पे। देखिए, अगर मैं वैसे में भी इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो J1 का मैग्नीट्यूड मेरा कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये 1, ये वाला 1 इंटू 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1। यहाँ पे ये क्या है, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -J, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, -J। तो ये -J माइनस 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 प्लस हो जाएगा और J का क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन एंगल पे आ जाते हैं। देखिए, J1 का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, J1 का एंगल कितना है मेरा, Z1 का एंगल मतलब इसका एंगल कितना है, 90। तो 90 प्लस 90। ठीक है, ऑपोजिट ब्रांचेस के एंगल्स देख रहा हूँ, 90 90 हो गया ये। और -J का एंगल कितना है, -90 है, -90। ठीक है, इसका एंगल कितना होगा, -90। इसका भी एंगल -90। तो क्या ये दोनों क्वांटिटी मेरे इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरा फेज कंडीशन जो है यहाँ पे टोटली फेल कर गया। ठीक है, तो मैंने बार बार आप लोगों को नोट पॉइंट 2 बार 3 बार बोला है कि जब भी प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टेंस या प्योर रेजिस्टेंस आ जाए ब्रिज में, ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ता है, सेपरेट करके चेक करना पड़ता है कि मैग्नीट्यूड और फेस कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो उस दिन जो भी ये क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर दिए, उनका आंसर क्या था, WRONG, रॉन्ग। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा।
तो ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा फेस कंडीशन देखिए सेटिस्फाई नहीं किया, फेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए क्या होगा, ये जो मेरा ब्रिज है ये क्या है, मेरा अनबैलेंस्ड ब्रिज है। ठीक है, सो कोई भी जब भी याद रखेंगे इस चीज़ को कि कभी भी अगर मेरे को प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस एसी ब्रिज में दिखे, किसमें, एसी ब्रिज में दिखे, तो मैं तुरंत क्या करूँगा, वहाँ पे चेक करूँगा। ठीक है, कि ब्रिज बैलेंस हो रहा है कि नहीं, मतलब सॉरी, वहाँ पे चेक करेंगे क्या, कि मैग्नीट्यूड और फेस कंडीशन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर आरएमएस, यहाँ पे ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, आरएमएस पूछा है। यहाँ पे देखिए वैल्यू हमको कैसे दिया हुआ है और पूछा है हमको आरएमएस। ठीक है, तो इस चीज़ का एक नोट रखेंगे। ठीक है, ये एक फर्स्ट नोट है। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर इज, अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वोल्ट मीटर के बारे में कुछ बोला नहीं है। ठीक है, अगर वोल्ट मीटर के बारे में कुछ ना बोला हो तो मैं क्या बोला हूँ, हमेशा उसको आइडियल पकड़ेंगे। अगर आइडियल हो तो मीटर रेजिस्टेंस कितना होगा, मेरा इनफाइनाइट होगा। अगर मीटर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो मीटर करंट मेरा कितना होगा, 0 एम्पियर। मतलब यहाँ से मेरा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वोल्ट मीटर बेसिकली मेरा कौन सा वोल्टेज को मेजर करेगा, ये V1 और ये V2। तो वोल्टेज जो मेजर होगा ये क्या होगा, V1 माइनस V2, ऑब्वियसली इन RMS। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले करंट निकालूं, ठीक है, करंट V1 कैसे निकालूंगा, अगर मेरे को ये वाला करंट पता चल जाए I1 और ये वाला करंट I2 पता चल जाए तो मैं बहुत इजीली क्या कर सकता हूँ, V1 V2 निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्रांच से मैं पकड़ लेता हूँ I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो देखिए ये ब्रांच का इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस क्या है, ये J1 और ये माइनस J है, तो ये क्या हुआ, मेरा 0 हो जाएगा ये ब्रांच का टोटल इम्पीडेंस। यहाँ पे देखिए ये माइनस J प्लस J, तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका भी टोटल इम्पीडेंस। तो बेसिकली ये I मेरा क्या हुआ, I जो हुआ वो मेरा क्या हुआ, 100 साइन ओमेगा टी बाई 0.5, ये ना हुआ, यही होगा ना। ठीक है, तो देखिए I मेरा क्या हुआ, 200 साइन ओमेगा टी, तो ये मेरा क्या हुआ, I जो है ये क्या हुआ, 200 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करंट डिवाइडर लगा लेता हूँ I1 और I2 निकालने के लिए। एक चीज मैं क्या देख रहा हूँ, इन दोनों ब्रांच का जो इम्पीडेंस है वो सेम है। अगर सेम इम्पीडेंस रहे तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, इसीलिए क्या होगा, I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मैं ये I1 और I2 को क्या करता हूँ, फेजर फॉर्म में लेके जाता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फेजर बोल रहा हूँ, RMS वैल्यू इसका लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वोल्टेज इन RMS पूछा है। तो I1 RMS इक्वल टू I2 RMS इक्वल टू क्या होगा, 100√2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 100√2। 100√2 मतलब कितना होता है, 1/√2 क्या होता है मेरा, 1/√2 होता है 0.707। ठीक है, ये होता है क्या मेरा 1/√2 का वैल्यू। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये वैल्यू 70.7 एम्पियर होगा। ठीक है, ये मेरा I1 RMS I2 RMS का वैल्यू है। अब मैं V1 निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं V1 को निकालना स्टार्ट करूँ तो V1 मेरा क्या है, देखिए 70.7, ये तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है मेरा माइनस J V1, अच्छा सॉरी ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इंटू 1/J। ठीक है, और V2 मेरा क्या है 70.7 इंटू J। ठीक है, तो अब मैं अगर VRMS लिखूं तो क्या होगा, V1 माइनस V2, जो कि क्या होगा 70.7 इंटू माइनस 2J। ठीक है, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो क्या होगा 70.7 इंटू 2,
तो ये कितना होगा मेरा 7140 प्लस 0.7 तो 1.4। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा 141.4 वोल्ट। ठीक है, ये जो मेरा वोल्ट मीटर रहेगा इसका रीडिंग कितना आएगा 141.4 वोल्ट इन आरएमएस। देखिए यहाँ पे जो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, ये दो, ये बेसिकली गलत है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर देखिए ये मैंने क्या किया कि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला मेरा आरएमएस वैल्यू है और ये वाला मैंने इसको फेजर फॉर्म में नहीं लिखा है। ठीक है, अब अगर फेजर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा 1 यहाँ पे -90, 1 प्लस 90, ठीक है, वो -90 प्लस 90 दोनों जीरो हो जाएगा। तो क्यों, अगर हमको पता है तो हम ये सब चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इजीली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने ये 140 और ये सब मैंने ये वैल्यूज़ जो है ना ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि √3/2 ये हमको याद होना चाहिए कि ये क्या होता है 0.866। ये सब चीज़ें थोड़े बहुत जो है ना ये सब चीज़ें हमको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर में अगर हम पुट करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा 2-5 सेकंड वेस्ट होता है। तो ये थोड़े मोड़े वैल्यू है जो कि बहुत आते हैं हर बार। अब देखोगे कंट्रोल में हो, नेटवर्क में हो, चाहे यहाँ पे देख रहे हो, तो ये वैल्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़े से हमको ध्यान में रखना होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या है 141.4 वोल्ट। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था 2014 का। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग कंसेप्ट को समझ के सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा था इसको देख लेते हैं। इन द ब्रिज सर्किट शोन द कैपेसिटर आर लॉस फ्री। लॉस फ्री मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मेरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके साथ सीरीज में। इसका मतलब क्या है, लॉस फ्री मतलब इसका जो हमारा क्वालिटी फैक्टर है वो क्या है, इनफाइनाइट है, ये C1 का और ये वाले कैपेसिटर का। एट बैलेंस द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C1 इन माइक्रोफैरड इज। अच्छा, तो बैलेंस में हमको C1 का वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे देखिए फिर से प्योर कैपेसिटेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन देखिए क्या दिया हुआ है, एट बैलेंस। हमसे बोला है कि एट बैलेंस आपका C1 का वैल्यू क्या होगा। जब ये बोल दिया ना कि एट बैलेंस, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया है और जो फेज क्राइटेरिया है ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। आपको चेक यहाँ पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पूछा है एट बैलेंस। ये क्वेश्चन में ही बाय डिफॉल्ट मेंशन है कि एट बैलेंस, और जब एट बैलेंस बोल दिया इसका मतलब मैग्नीट्यूड और फेज दोनों एक साथ सेटिस्फाई करेगा। लेकिन प्रीवियस जो क्वेश्चन था देखिए वहां पे ऐसा कोई भी लाइन नहीं था कि एट बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी बोला नहीं था कि ये एट बैलेंस है, क्योंकि ये ब्रिज बेसिकली बैलेंस में था ही नहीं, क्योंकि यहाँ फेज नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो भी C1 का वैल्यू आएगा ना वो बैलेंस रहेगा। और अगर आपको देखिए, अगर आपको नहीं भरोसा होता ना, ये C1 जो है इसका मेरा इम्पीडेंस क्या होगा 1/j⍵C1, मतलब इसका जो भी मैग्नीट्यूड रहे 1/ω⍵c रहेगा, लेकिन इसका फेज कितना रहेगा मेरा -90 रहेगा। इसका भी फेज कितना रहेगा -90। तो देखिए यहाँ पे तो ये दोनों का क्या होगा 0 + -90, तो -90 आया। और इधर वाले को भी अगर देखेंगे ये प्योर रेजिस्टेंस है तो इसका फेज कितना रहेगा 0, और ये प्योर कैपेसिटेंस है तो इसका फेज कितना रहेगा -90, तो -90 = -90। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली हमारा जो फॉर्मूला था Z1 × Z4 = Z2 × Z3। यहाँ पे Z1 मेरा ये वाला क्वांटिटी है Z1, ये मेरा Z4 है। ठीक है, ये Z2 है, ये Z3 है। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं। Z1 मेरा क्या है 35 है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी इसको चेंज नहीं करेगा कि किलो ओम है, किलो ओम। देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, हमको डायरेक्टली माइक्रोफैरड में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किलो ओम है, यहाँ पे माइक्रोफैरड है, तो यहाँ पे भी जो किलो ओम है अगर मैं कोई भी कन्वर्ट नहीं करता हूँ, किसी को भी चेंज नहीं करता हूँ, तो ये जो C1 आएगा ये भी मेरा माइक्रोफैरड में आएगा। ठीक है, तो Z4 मेरा क्या है 1/j⍵ × 0.1 = Z2 क्या है मेरा 1/j⍵C1 × Z3 क्या है 105 है। आ गया, तो ये j⍵ कैंसिल हो गया, तो C1 मेरा क्या आया, C1 हो गया आपका 105 × 0.1 / 35। तो ये मेरा कितना आया 10.5 / 35।
तो अगर मैं इसको हटा के रखूँ तो ये 10 यहाँ पे रखता हूँ तो ये कितना आया 21/7, ठीक है। तो ये 7 3s आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है 0.3 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये मेरा आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम 10 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये सब जो छोटे मोटे ट्रिक्स है ना, ये याद रखेंगे कि कहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड कंडीशन, फेस कंडीशन दोनों चेक करना है, कहाँ पे हमको नहीं चेक करना है, ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए द ब्रिज कॉमनली मेथड कॉमनली यूज्ड फॉर फाइंडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस इज। देखिए जो ब्रिज के म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है ना, वो हमारा याद रखेंगे क्या, हीव साइड कैम्बल ब्रिज होता है, ठीक है। ये जो है ना, ये ब्रिज का सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में काम आता है। एक ये होता है और एक स्ट्रे कैपेसिटेंस की वजह से जो एरर होता है ना, उसको इरेडिकेट करने के लिए हम वैगनर अर्थ डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। वैगनर अर्थ ब्रिज सर्किट, ठीक है। ये भी हम लोग नोट पॉइंट में लिख के रखेंगे कि स्ट्रे कैपेसिटेंस को निकालने के लिए हम वैगनर अर्थ ब्रिज, ये सब से कुछ भी पूछेगा नहीं कभी भी आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ, नहीं पूछेगा ये, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करने के लिए हेविसाइड कैम्बल ब्रिज यूज होता है और स्ट्रे कैपेसिटेंस को दूर करने के लिए वैगनर अर्थ ब्रिज होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है ना, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना इन दोनों को एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, मतलब क्या है ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर क्या है कि अगर कभी कुछ पूछ ले, क्योंकि ये आईएन में भी पूछा हुआ है और एक दो बार पहले भी पूछा हुआ है हीव साइड कैम्बल ब्रिज के बारे में, तो मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में एक 10-15 मिनट का इंट्रोडक्शन में ये मैं बोल दूंगा आप दोनों को, ये दोनों को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए। देखिए यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्रिज सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन एलिमेंट ZX। अच्छा, हम ये ZX को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द ब्रिज सर्किट इज बेस्ट सूटेड व्हेन ZX इज। अच्छा, तो हमको पूछा है कि ZX क्या होगा जब ये वाला सर्किट है, तो हम ZX से क्या मेजर कर सकते हैं, कौन से एलिमेंट्स मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये पूछा है, तो हमको क्या पता है हम ZX को कब मेजर कर सकते हैं, एट बैलेंस कंडीशन पे हमारा क्या होगा, ZX इंटू अपोजिट आर्म का क्या इम्पीडेंस हमारा। तो मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा, देखिए कैसे, R1 डिवाइडेड बाई 1/j ओमेगा R1 C1, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पैरेलल में है इसीलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, इज इक्वल टू R2 R4। अब इसको क्या करता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हुआ, ZX इज इक्वल टू R2 R4 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 1+j ओमेगा R1 C1, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब ZX इज इक्वल टू क्या हुआ, R2 इंटू R4 बाई R1 प्लस j ओमेगा R2 R4 बाई R1 C1। R1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ZX देखिए, अब और एक बार लिख देता हूँ, R2 इंटू R4 बाई R1 प्लस j ओमेगा R2 R4 C1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ZX को अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मेरा ZX जो है ये कैसे होना चाहिए, ये ब्रिज को बैलेंस होने के लिए ZX कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए क्या, देखिए तो ZA प्लस J मतलब इसको मैं ऐसे लिखूं अगर, हाँ, प्लस XA, इस टाइप के कुछ फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये वाले कुछ फॉर्म में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताइए, ये यहाँ पे देखिए मैं इसको ZA नहीं लिखता हूँ, अच्छा नहीं तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको R के टर्म्स में लिखना सही रहेगा ज़्यादा, देखिए ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट है ये। देखिए ये ZX कुछ इस टर्म में आएगा, ठीक है, RA प्लस JX से,
ठीक है। अब ये जो प्लस जे एक्स है ये बेसिकली क्या होता है मेरा, ये किस टाइप का, ये किसका ऐसा इम्पिडेंस दिखता है हमको, इंडक्टर का दिखता है, ठीक है। और ये क्या है, आर ए है। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, देखिए लो रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये तो प्योर रेजिस्टेंस नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और इंडक्टर है, ऑप्शन ए हो नहीं सकता। लो क्यू इंडक्टर ये हो सकता है, ठीक है, लो क्यू इंडक्टर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस ये हो नहीं सकता। ये लॉसी कैपेसिटर, लॉसी कैपेसिटर मतलब मैं आप लोगों को क्या बोला हूँ कि ऐसा टाइप का एक कैपेसिटर होता है, ठीक है। अब अगर ये ऐसा हुआ तो इसका इम्पीडेंस कैसे होगा, Z इज इक्वल टू, सपोज कीजिए ये R है ये C है, तो R माइनस जे बाई ओमेगा सी, ऐसे होगा, माइनस जे होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा क्या आ रहा है, R2 प्लस जे ओमेगा R2C4, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो माइनस माइनस तो कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये माइनस जे तो कभी इसका फेज तो मैच होगा ही नहीं ना, फेज क्राइटेरिया तो यहाँ पे मैच होगा ही नहीं। तो ये मेरा बेसिकली क्या है, लो क्यू इंडक्टर कॉइल है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या मेजर कर सकता हूँ, लो क्यू इंडक्टर कॉइल मेजर कर सकता हूँ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये सर्किट कौन सा है। देखिए ये सर्किट हम लोगों ने देखा है, ये क्या है, हेज ब्रिज है, ठीक है। हेज ब्रिज हमको क्या पता है, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द इंडक्टेंस ऑफ अ हाई क्यू वैल्यू कॉइल, ठीक है। मतलब जो कॉइल का क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, हम उसका क्या, कॉइल का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस मेजर करते हैं इस हेज ब्रिज मेथड से, ठीक है। तो ये हमको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको हेज ब्रिज के बारे में एग्जैक्ट आइडिया पता है तो आपको पता होता है क्या, कि ये जो R2 होता है हम पहले इसको सेट करते हैं, उसके बाद R4 को सेट करते हैं। देखिए तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं ये 100 मतलब मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ कि आपको इतना याद रहे, और ये सही बात भी नहीं है कि हम इतना याद करके जाए, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम में इतना सब हम नहीं याद रख सकते, ठीक है। अगर आपको हेज ब्रिज याद रहे यही काफ़ी, अगर याद ये भी ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जब सॉल्व करेंगे ना तब आपको याद आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, इसको डायरेक्ट ना इम्पीडेंस के फॉर्म में दिया है, तो हम ना इसको इम्पीडेंस के फॉर्म में नहीं लिख के हम L1 इसको लिखते हैं और इसको C1 लिखते हैं, क्योंकि हम लोग इसी फॉर्म में हैबिचुएटेड है ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं इसको Z1 मान लूँ, ये वाले आर्म के इम्पीडेंस को, इसको Z3, इसको Z2 और इस पूरे आर्म को Z4, तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ, एट बैलेंस कंडीशन क्या लिखूंगा मैं, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, Z1 को कैसे लिखता हूँ, देखिए Z1 को कैसे लिखूँ मैं, R1 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू R4 माइनस जे डिवाइडेड बाई ओमेगा C4, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू क्या है मेरा, R2 इंटू R3, ठीक है, ये लिख दिया। अब हेज ब्रिज को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो देखिए मैं डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, R1 इंटू R4 और ये कॉम्प्लेक्स टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस जे स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा, तो प्लस L1 बाई C4 प्लस जे को कॉमन रखता हूँ, तो देखिए यहाँ से ये वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा L1 R4 माइनस ये वाला टर्म R1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, R1 बाई ओमेगा C4, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, नहीं, इक्वल टू R2 R3। अब क्या करेंगे हम कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। अब देखिए इस ब्रिज को बैलेंस होने के लिए हमको क्या देखना है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा मैग्नीट्यूड ये सॉरी फेस कंडीशन अगर मेरे को सेटिस्फाई करवाना है तो ये पार्ट को ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा L1 R4 इज इक्वल टू R1 बाई ओमेगा C4। यहाँ से मेरे को R1 का वैल्यू क्या मिल गया, R1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर
L1 R4 C4। ठीक है, ये एक मेरे को क्या मिला, इक्वेशन मिला। ठीक है, इसको नोट कर लिए। अब क्या रियल पार्ट देखिए, रियल पार्ट को सेपरेट करता हूँ तो क्या आया मेरा, R1 इंटू R4 प्लस L1/C4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3, ऐसे लिख लिए। अब क्या करता हूँ मैं, C4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो R1 इंटू R4 C4 प्लस L1 इज इक्वल टू R2 R3 C4, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये R1 को ना यहाँ पे पुट करता हूँ तो देखिए क्या आता है मेरा, ये वाले R1 को यहाँ पे लाता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है मेरा, ओमेगा स्क्वायर L1 R4 C4, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, R4 C4 होल स्क्वायर प्लस L1 इज इक्वल टू R2 R3 C4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं L1 कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, और डायरेक्टली जो कॉमन निकालने के बाद होगा उसको डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ मैं, L1 1 प्लस ओमेगा R4 C4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R2 R3 C4। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँ, ठीक है, यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। देखिए तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, L1 इज इक्वल टू R2 R3 C4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा R4 C4। देखिए यहाँ तक जब ये इक्वेशन आ गया ना, यहाँ पे आपको ये पता चल गया क्या कि ये मेरा क्या है, ये मेरा हेज ब्रिज है। ठीक है, तो अब ये L1 के वैल्यू को ये R1 में पुट कर दूंगा तो L1 का वैल्यू आ गया, तो R1 इक्वल टू क्या होगा मेरा, ओमेगा स्क्वायर इंटू R2 R3 C4 इंटू R4 C4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा R4 C4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है मेरा, R2 R3 R4 C टू द पावर C4 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा R4 C4 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये वाला जो कॉइल है, ठीक है, अगर मैं इस वाले कॉइल का क्यू फैक्टर निकालूं तो क्या आता है, हमको पता है क्या कि हेज ब्रिज जो होता है वो हाई क्यू फैक्टर वाले कॉइल्स को मेजर कर पाता है एक्यूरेटली। तो देखिए अगर मैं कॉइल का मैं निकालूं क्यू फैक्टर तो क्या आएगा, ओमेगा L1/R1। तो ये क्या होगा, ओमेगा इंटू L1 क्या है मेरा, ये है वैल्यू R2 R3 C4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा R4 C4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये क्या आया, ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा R4 C4 का होल स्क्वायर, ये आया। तो ये नीचे वाले डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए, एक ओमेगा भी कैंसिल हो गया, R2 R3 C4 भी एक एक कैंसिल होगा, R2 R3 C4, तो बचा क्या मेरा, 1 बाई ओमेगा R4 C4, ये मेरा क्यू फैक्टर है। ठीक है, कॉइल का। तो देखिए ये जो L1 है ना, ये L1 को मैं रिप्लेस करके देखिए ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो ज़रा, L1 इज इक्वल टू R2 R3 C4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर। L1 ऐसे लिख सकता हूँ, R1 कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/q का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब फॉर हाई वैल्यू ऑफ q, ठीक है, q ग्रेटर देन अगर 10 होता है मेरा, अगर मेरा q ग्रेटर देन 10 हो, उस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ L1 को, L1 इज इक्वल टू
R2R3C4, ठीक है, और R1 मेरा क्या है, ओमेगा स्क्वायर R2R3R4C4 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए, ठीक है, तो देखिए ये वाले रिजल्ट को अगर मैं, ये देखिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ इसको, ठीक है, ये मेरा ऊपर से मैंने सॉरी नीचे से ये वाले रिजल्ट को देखिए यहाँ पे कॉपी किया, ये वाले यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, चेक करता हूँ कि कौन से टर्म्स कॉमन है और क्या है। देखिए R2R3 यहाँ कॉमन है, ठीक है, C4 भी यहाँ कॉमन है, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे R4 R1 बोला है। देखिए R4 तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, R4 अगर देखेंगे तो R4 यहाँ पे है ही नहीं, तो R4 वाले टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब देखिए R2 वाले टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, फर्स्ट एडजस्ट R2 देन एडजस्ट R3। R2 और R3 देखिए दोनों में कॉमन है, तो ये हो नहीं सकता बी। अब बचा है एक ही ऑप्शन है सी, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट एडजस्ट R2, तो देखिए R2 जो है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम पहले एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो मेरा अनकॉमन है ना R4, उसको हम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए R4 जब मैं, देखिए पहले क्यों मैं R2 को लिया, क्योंकि देखिए मैं R2 को जब सेट करूंगा ना, तो एक साथ दोनों पैरामीटर मेरे वैरी करेंगे, ठीक है, तो एक साथ हम उस चीज को वैरी करेंगे जो कि वैरी हो रहा है एक साथ, ठीक है। उसके बाद हम वो वाले फैक्टर को लेंगे जो कि सिंगल वैरी कर रहा है कोई भी एक टर्म को, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा सी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, आईएन को आया था ये 18 में, ठीक है। द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज मेजर्ड यूजिंग अ ब्रिज शोन इन द फिगर। अच्छा, ये इंडक्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। ब्रिज इज बैलेंस्ड, मतलब D इक्वल टू 0 इज ऑब्टेन्ड विथ C1 इज इक्वल टू 1 नैनोफैरड, R1 इज 2.2 मेगा ओम, R2 इज 22.2 किलो ओम और R4 10 किलो ओम। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस Lx इन मिली हेनरी, हमको मिली हेनरी में पूछा है, ठीक है। तो देखिए कभी भी ये टाइप का क्वेश्चन आए ना, हम लोग वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, वैल्यू लास्ट स्टेप में पुट होगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर मैं इसको Z1 मान लूँ, इसको Z2, इसको Z3 और इसको ZX, ठीक है, तो एट बैलेंस कंडीशन हमारा क्या होगा, Z1 इंटू ZX इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। Z1 मेरा मैं अगर डायरेक्टली लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, R1/1 प्लस जे ओमेगा R1 C1, ठीक है। ZX क्या है मेरा, RX प्लस जे ओमेगा LX इज इक्वल टू Z2। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको Z3 क्यों लिखा है, इसको Z4 मान लेते, ठीक है, Z4 मान लिया। तो देखिए Z2 Z4 क्या है मेरा, R2R4 लिख लिए इसको। अब देखिए इस टर्म को ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा क्या हुआ, देखिए RX प्लस जे ओमेगा LX इज इक्वल टू R2R4/R1 इंटू 1 प्लस जे ओमेगा R1 C1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं कंपेयर करूँ तो LX मेरा क्या आ जाएगा, R1 C1 इंटू R2 R4/R1, ठीक है। तो ये मेरा क्या आया, R2 R4 C4, ठीक है। और ये हमको पता भी है क्या, ये हमारा मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज है, ठीक है, ये हमारा मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज है। तो ये हमको ये रिजल्ट पता भी होना चाहिए था। तो देखिए Lx का वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं, हमको Lx किस में चाहिए, मिली हेनरी में। तो बेटर क्या होगा, हम सबको ना स्टैंडर्ड टर्म्स में लेके आए। तो देखिए R2 यहाँ पे कितना दिया है, 22.2 किलो ओम, 22.2 इंटू 10⁻³ R4 कितना दिया हुआ है, 10 किलो ओम, मतलब 10⁻⁴। C4 मेरा कितना दिया हुआ है, C1, ये C4 कहाँ से आ गया,
सॉरी ये C1 है ना हमारा, यहाँ C1 है, C1 है ये। तो C1 मेरा कितना दिया हुआ है 1 नैनो फैरड, मतलब 10⁻9। इसका मतलब मेरा आंसर देखिए कितना आया, 10⁻⁻9 होगा, सॉरी ये 7 हो गया, मतलब 22.2 इंटू 10⁻⁻2। ये और एक यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये मेरा 10⁻⁻3। इसका आंसर क्या आया 222 मिली हेनरी। ये मेरा आंसर हो गया। अब अगर हमको यहाँ आर एक्स पूछता तो आर एक्स के लिए हम क्या लिखते, आर एक्स इज इक्वल टू R2R4/R1। यहाँ पे सारे वैल्यूज़ दिए हुए R2 R4 और R1 हमको दिया हुआ है क्या, R1 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम R1 नहीं दिया हुआ है हमको, अच्छा नहीं R1 भी तो दिया हुआ है, ये रहा 2.2, R2 और R4 सब वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तो हम निकाल सकते हैं RX भी, ठीक है। तो वो पूछा नहीं था, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या आ गया 222 मिली हेनरी आ गया, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, इन एन एसी ब्रिज शोन इन फिगर R इज इक्वल टू 10⁻³ ओम, C इज इक्वल टू 10⁻⁻7 माइक्रोफैरड, इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड एट अ फ्रीक्वेंसी ω0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ω0 इन रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। रेडियन पर सेकेंड पूछा है। तो देखिए फिर से वही सेम चीज हम करेंगे कि इसको Z1, इसको Z2, इसको Z3, इसको Z4, ठीक है। सॉल्व करते एट बैलेंस कंडीशन, क्या लिख सकते हैं हम, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3, ऐसे लिख सकते हैं। Z1 हमारा क्या है R इंटू Z4 क्या है R माइनस J/ω_C, ऐसे लिख लिए, ठीक है, इज इक्वल टू 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 1 प्लस J⁻⁻RC, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये R कैंसिल हो गया। अब हमको यहाँ देखिए फाइंड क्या करना है, ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना यहाँ पे कि ये जो टर्म है ना मेरा, ये वाला जो टर्म है ना, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, देखिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो R माइनस J/ω_C इंटू 1 प्लस J⁻⁻RC इज इक्वल टू R, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, तो देखिए क्या होगा R हो जाएगा, और ये माइनस, तो ये माइनस J² है मतलब प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आया मेरा ओमेगा कैंसिल, C कैंसिल हो जाएगा, प्लस R आ जाएगा ये भी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं प्लस J को कॉमन रखता हूँ, तो मेरा ये वाला जो टर्म है ये R से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा ω²C, और ये वाला इधर आएगा तो -1/ω_C इक्वल टू R आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कुछ गलत हो गया लग रहा है, 2R आ रहा है, यहाँ पे 2R था ना, ये देखिए यहाँ पे मिस हो गया। मैं वही सोचूं कि ये यहाँ पे 2R आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, तो ये देखिए यहाँ पे भी 2R है, ठीक है। तो देखिए फिर ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमको ये इमेजिनरी टर्म को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा, तभी ये ब्रिज बैलेंस होगा। तो देखिए फिर करता हूँ मैं क्या, ω² माइनस 1/ω_C इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ω² इज इक्वल टू 1/R²C², ठीक है। इसका मतलब ω0, मतलब यहाँ पे ω0 बोला है, ठीक है, मैं ओमेगा मान के चल रहा था, तो ये हर जगह ω0 होगा, ठीक है। ω0 इज इक्वल टू 1/RC रेडियन पर सेकेंड। बस अब R और C का वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या आया मेरा, R का वैल्यू कितना है 10⁻3, C का वैल्यू 10⁻⁻7 माइक्रोफैरड था कि फैरड था, ये एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को, ये क्या था, 10⁻⁻7 फैरड था, ठीक है, 10⁻⁻7 फैरड था। तो ये क्या हुआ मेरा 10⁻⁻7, इसका मतलब क्या आया, ये 10⁻4 आ गया। यहाँ पे हमको क्या रेडियन पर सेकेंड में पूछा है, तो ये क्या हुआ मेरा 10⁻, मतलब क्या 10,000 रेडियन पर सेकेंड, इस क्वेश्चन का मेरा आंसर है, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट 2015 इंस्ट्रूमेंटेशन को पूछा गया था।
इफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन द ब्रिज सर्किट शोन इन द फिगर इज 0। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, मेरा जो ब्रिज है वो क्या है, ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, ब्रिज इज बैलेंस्ड बोल रहा है। देन द वैल्यू ऑफ आर एक्स इन ओम इज, अच्छा आर एक्स हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक मेथड क्या हो सकता है कि हम ये करंट हर ब्रांच में डिवाइड करके आर एक्स को निकाल लें। ठीक है, और एक मेथड क्या हो कि हम जो ये डेल्टा है ना इसको स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे एंडरसन ब्रिज में करते थे। एक बात, ये हमारा डीसी ब्रिज है, एसी ब्रिज नहीं है। क्यों डीसी ब्रिज है, देखिए यहाँ पे डीसी सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमारा ना तो कैपेसिटर है ना तो इंडक्टर है। ठीक है, सब रेजिस्टर है। ठीक है, तो ये इसीलिए क्या है, मेरा डीसी ब्रिज है। तो देखिए इसको हम एंडरसन ब्रिज की तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ये वाला जो मेरा डेल्टा है इसको मैं ब्रेक कर लूँ। तो देखिए क्या करूँ मैं, अगर यहाँ पे ये R1 मान लूँ, ये R2 और ये मेरा R3, क्या बोला मैं, ये R1 ये R2 और ये R3। तो R1 का वैल्यू क्या होगा, R1 देखिए किसके बीच में, 100 के बीच में, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 100 200 तो 400। ठीक है, ये 4 से गया 4 25, तो R1 मेरा 25 ओम आ गया। R2 देख लेते हैं, R2 क्या है किसके बीच में, 100 और 200 के बीच में, तो 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 400 2, तो ये 50 आ गया, 50 ओम। R3 देख लेते हैं किसके बीच में है, R3 100 और 200 के बीच में, तो ये भी मेरा क्या आएगा, 50 ओम आएगा, इसी की तरह है। अब देखिए यहाँ पे ये सर्किट को मैं चेंज कैसे करता हूँ। ठीक है, देखिए अभी मैं क्या किया, यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ। देखिए तो ये वाला जो ब्रांच है ये चला जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्रांच चला गया और ये वाला ब्रांच चला गया। अब मेरा जंक्शन देखिए, ये वाला जो जंक्शन था ना, अब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये मिडल में जो है ना मेरा, ये देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, अब यहाँ पे आइए, ये देखिए ये वाला जो जंक्शन था ना, ये अब ये वाला टर्न हो जाएगा। मतलब इसको मैं स्ट्रेच करके इधर लेके जाऊंगा, ये जो R2 है ना ये अब सीरीज में 100 के साथ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो R3 है ये वाला पोजीशन अब ले लेगा। ठीक है, और ये R1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा ये गैल्वेनोमीटर के साथ। समझे आप लोग, फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए ये वाला जो जंक्शन था ना मेरा, ये वाला जंक्शन अब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो मैं इसको स्ट्रेच करके अब इधर लेके जाऊंगा, तो ये R2 मेरा 100 के साथ सीरीज में आ गया। ये R3 जो है ये वाला ब्रांच ले लेगा, ये वाले ब्रांच पे पोजीशन, और R1 जो है वो ये 50 ओम के गैल्वेनोमीटर के साथ यहाँ पे सीरीज में आएगा। बेसिकली ये क्या करेगा, ये करंट जो मेरा पास होगा अनबैलेंस्ड में उसी को बस अफेक्ट करेगा, बैलेंस को तो कुछ अफेक्ट नहीं करेगा ना, बैलेंस ब्रिज को R1। ये सिर्फ क्या करेगा, जब करंट जो पास होगा गैल्वेनोमीटर से ड्यूरिंग अनबैलेंस्ड केस, तब वो कुछ वहां पे करंट कम ज्यादा करेगा। ठीक है, कम कर देगा, ज्यादा तो नहीं करेगा बोलूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 50 से ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे R1 ऐड हो रहा है, तो करंट को कम करेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं एक बार फिर से, मैं क्या बोला, देखिए ये 100 और R2 अब सीरीज में आ जाएगा, तो R2 मेरा क्या है 50 है, तो ये यहाँ पे क्या होगा 150 आ गया। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मेरा 100 है, और ये जो R3 है अब ये वाला ब्रांच ले लेगा, ये वाले ब्रांच का पोजीशन, तो R3 मेरा कितना था 50 था, ये 50 आ गया, और ये तो RX है ही। ठीक है, ये RX है, और यहाँ से मेरा जो भी रेजिस्टर है और गैल्वेनोमीटर है। ठीक है,
ये मेरा क्या हुआ, R1 हो गया। तो ये बैलेंस कंडीशन में कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। अब बस नॉर्मल सिंपल सा एकदम है, ऑपोजिट आर्म के इम्पीडेंस रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे, तो Rx इज इक्वल टू 100 इंटू 50, बस 3 सा, और ये Rx इज इक्वल टू 100/3 ओम, मतलब ये कितना हुआ, 33.33 ओम आंसर आ गया मेरा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एकदम। ये अगला क्वेश्चन IN को 2007 में पूछा गया था। क्या बोला है यहाँ कि कंसीडर द AC ब्रिज शोन इन द फिगर बिलो विथ RLC हैविंग पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। देन V0 इज इक्वल टू 0 इफ ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc, V0 इक्वल टू 0 इफ L इक्वल टू C, V0 इक्वल टू 0 इफ R इज इक्वल टू 1/ω√LC, V0 कैन नॉट बी मेड 0। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब V0 कब 0 होगा, जब मेरा ब्रिज बैलेंस में हो। तो बैलेंस कंडीशन मेरा लिख लेता हूँ, R इंटू R माइनस JωC इक्वल टू R प्लस JωL इंटू R, ठीक है। तो ये R कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा क्या आया, R माइनस J/ωc इज इक्वल टू R प्लस JωL, ठीक है, ये आया मेरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात देखिए आप लोग, अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैं सेपरेट करूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा रियल पार्ट क्या है, R इक्वल टू R, ये तो सही है मेरा, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट को अगर करता हूँ तो ये क्या आया, 1/ωc, देखिए यहाँ माइनस है ना, तो माइनस याद से रखिए, इज इक्वल टू ωL, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आया मेरा 1/ωc इज इक्वल टू ωL। तो क्या लगता है आपको कि ऑप्शन ए में मार्क कर सकता हूँ क्या, नहीं मार्क कर सकता। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ωL इज इक्वल टू 1/ωc, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, देखिए क्या, विद RLC हैविंग पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू। अब LC पॉजिटिव रहता है, ओमेगा क्या हो सकता है मेरा, ओमेगा कभी भी मतलब हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे कंडीशन भी दे दिया है क्या कि RLC कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो ये जो कंडीशन है हम इसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं करवा सकते, ये कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा इस केस के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, V0 कैन नॉट बी मेड 0, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन की वजह से। हाँ, अगर बाई चांस मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा सर्किट रहता, जब मेरा सर्किट ऐसा आ जाता ना, R प्लस J/ωc इज इक्वल टू R प्लस, तब ये होता कब, ए ऑप्शन हो जाता, तब क्यों, ωL इक्वल टू 1/ωc के लिए, ठीक है। तब हम ये ऑप्शन ए को राइट बोलते अगर ये केस रहता। लेकिन अभी तो ऐसा केस है नहीं, ये केस है हमारा, तो ये क्या हुआ, -1/ωc इज इक्वल टू ωL, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। देखिए ये और एक अच्छा क्वेश्चन था, इफ द सप्लाई वोल्टेज टू द ब्रिज इज डिक्रीज्ड बाय 5% द सेंसिटिविटी ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम। देखिए अब क्या बोल रहा है कि अगर कोई ब्रिज सप्लाई, मतलब अगर कोई सप्लाई वोल्टेज ब्रिज का डिक्रीज कर दूं तो सेंसिटिविटी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये एग्जाम्पल से आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये ब्रिज क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको 10 रख लूँ, ठीक है, 10 रख लेता हूँ या 100 रख लेता हूँ, चलिए 100 इजी हो जाएगा मेरे लिए बहुत।
ठीक है, 100 रख लेता हूँ। तो बैलेंस कंडीशन में ये जो V रहेगा ये क्या रहेगा, ये तो मेरा बैलेंस कंडीशन ही है ना, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8, तो ये बैलेंस कंडीशन है, तो ये V क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, और मतलब सॉरी, अब क्या बोल रहा है, ब्रिज को मैं क्या कर रहा हूँ, सप्लाई वोल्टेज को 5% डिक्रीज कर रहा हूँ। तो अब ये 100 की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, 95 कर दिया। ठीक है, अब भी मेरा V कितना है, 0 रहा। तो ये मेरा सेंसिटिविटी को कुछ चेंज किया क्या, मतलब कुछ भी V का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंसिटिविटी मतलब क्या हुआ, चेंज इन आउटपुट पर चेंज इन इनपुट। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट मेरा क्या है, ये है V। ठीक है, और इनपुट क्या है, ये सप्लाई वोल्टेज। तो ये कोई चेंज पड़ ही नहीं रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो 0 हो रहा था बोल के, ये बैलेंस कंडीशन था बोल के, तो अनबैलेंस के केस में करके देख लेते हैं। फिर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 100 डाल देता हूँ, और ये जो 1 है ना, अब इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया। अब ये अनबैलेंस्ड है, देखिए 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 और 8 इक्वल नहीं है। तो अब V कैलकुलेट करता हूँ, तो देखिए अगर मैं V कैलकुलेट करूँ अब ये 100 के केस में, तो मेरा क्या आता है, देखिए V इज इक्वल टू कितना है मेरा, 100 इंटू, डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज डिवीजन लगा लेता हूँ, 4/12 माइनस 2/4, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आया, 1/3 1/2, तो V मेरा कितना आया, 100 इंटू माइनस 1/6। ठीक है, माइनस, तो ठीक है ना, V का वैल्यू मतलब ऐसा है, प्लस माइनस ऐसा है, मैंने ऐसे पकड़ा था, तो ये हो गया मेरा, मतलब प्लस 50/3 मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने पोलैरिटी अब अपोजिट कर दिया। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 16.67 वोल्ट फॉर 100। ठीक है, देखिए यहाँ अगर मैं सेंसिटिविटी निकालता हूँ तो क्या होगा मेरा, 16.67/100। ठीक है, सेंसिटिविटी 1। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिक्रीज बाई 5% बोला है, तो अब इसको चेंज करके मैं क्या करता हूँ, 95 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरा V देखिए क्या आ रहा है, पोलैरिटी ऐसे ही रखूँगा, 95 इंटू 1/3 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, तो ये मेरा क्या आया, 95 इंटू 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा कितना हुआ, 95 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे अब मेरा सेंसिटिविटी कैलकुलेट करता हूँ, देखिए सेंसिटिविटी फिर से क्या होगा, 95/6 डिवाइडेड बाई मेरा 95 होगा। तो ये मेरा क्या आया, यहाँ पे देखिए S1 मेरा क्या आ रहा था, 0.1667। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया मेरा, 1/6। तो 1/6 होता कितना है हमारा, सेम यही होता है जो ऊपर हमने लिखा है, 0.166। ठीक है, 1/6 सेम यही होता है। ठीक है, और देखिए तो यहाँ पे मैं क्या बोला, देखिए सेंसिटिविटी ऑफ 2 और सेंसिटिविटी ऑफ 1, क्या ये कहीं इफेक्ट हुआ मेरे इनपुट वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज की वजह से, कहीं नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या होगा, डज नॉट चेंज। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि सप्लाई वोल्टेज से यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो सेम ही रहता है। ठीक है, देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। देखिए यहाँ पे क्या बोला है हमको कि कंसीडर द AC ब्रिज शोन इन बिलो, if omega RC equal to 1 and del C by C is less than 0.01, then ratio of V0 by Vs is approximately equal to, तो हमको V0 by Vs का मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले देखिए ये ब्रिज बैलेंस है क्या, अगर बैलेंस होता तो ये डायरेक्टली 0 आ जाता। ठीक है, क्यों 0 आ जाता, क्योंकि V0 0 होता बैलेंस कंडीशन पे, लेकिन ये बैलेंस है ही नहीं। ऑपोजिट आर्म के इम्पीडेंस का रेशियो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे C प्लस डेल C है, यहाँ पे C है,
तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कोई पोलैरिटी मान लेता हूँ, जैसे कि इसको मैं प्लस दे लेता हूँ, इसको माइनस दे लेता हूँ। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, वोल्टेज डिवीजन लगा लेता हूँ, वी नॉट बाई वी इज इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, अब यहाँ पे प्लस दिया हूँ तो 1 बाई जे ओमेगा, सॉरी, सी प्लस डेल सी डिवाइडेड बाई 1 सॉरी आर प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी प्लस डेल सी, ऐसे लिख सकता हूँ। माइनस ये वाले साइड का लिख लेता हूँ, 1 बाई जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी, ऐसे लिख लिया। अब देखिए एलसीएम लेके इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आया मेरा, वी नॉट बाई वी एस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी प्लस डेल सी इंटू 1 प्लस, अच्छा ये तो कैंसल ऑफ हो जाएगा, सॉरी, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा आर सी प्लस डेल सी माइनस 1 बाई 1 प्लस जे ओमेगा आर सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ओमेगा आर सी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे ओमेगा आर सी की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये क्या आया मेरा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखिए एक जे ओमेगा आर सी अंदर गया तो ये 1 प्लस जे आएगा, और एक बार ये 1 प्लस, ये सॉरी जे ओमेगा आर प्लस डेल सी हो जाएगा। तो देखिए जे ओमेगा आर डेल सी माइनस 1 प्लस जे हो गया। तो देखिए ये यहाँ तक आ गया। अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा, ठीक है। देखिए कभी भी आप एग्ज़ाम में रहे ना तो आपको रुकना नहीं है, मतलब आप एक के बाद एक स्टेप परफॉर्म करते जाइए, ऑटोमेटिकली अगर आप सही परफॉर्म कर रहे हैं ना तो आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए 1 प्लस जे ओमेगा आर डेल सी इंटू 1 प्लस जे, ये हुआ। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस जे माइनस, मैं डायरेक्ट ये माइनस को अंदर ही लेके जाऊँगा इसके ब्रैकेट के, ठीक है, -1 माइनस जे ओमेगा आर डेल सी, यहाँ तक आ गया। तो देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, वी नॉट बाई वी एस का, ठीक है। तो अगर मैं अब मैग्नीट्यूड लूँ तो देखिए ये ऊपर वाला टर्म क्या आएगा, ओमेगा आर डेल सी, ये नीचे वाले टर्म का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो क्या आएगा, अच्छा ये वाले का सबसे पहले लेता हूँ। तो देखिए ये क्या आया मेरा, √2 होगा ना, ये अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2, और ये वाले टर्म का क्या होगा, 1 प्लस, देखिए ये 1 हो गया और यहाँ से जे कॉमन निकाला था तो ये ओमेगा आर डेल सी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब मेरे को एक बात बताइए, मैं यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 1 है, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो ज़रा, ओमेगा आर डेल सी बाई ओमेगा आर सी। क्यों ओमेगा आर सी, क्योंकि ओमेगा आर सी मेरे को देखिए ऊपर वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो मैं बस ऐसे लिख लिया, ठीक है, ये तो 1 रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई √2 इंटू यहाँ पे अगर वैसे लिखता हूँ तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा आर डेल सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा आर सी होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। देखिए बहुत ही सिंपल, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 1 बाई ओमेगा आर सी, मेरा मन मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 1 ही है ना, तो 1 तो वो तो कुछ होगा नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये ओमेगा आर कैंसल, यहाँ पे क्या आया, डेल सी बाई सी डिवाइडेड बाई √2 इंटू, यहाँ पे देखिए अब कैसे लिखता हूँ मैं इसको, देखिए ये इसको मैं अब
ऐसे लिखूँ अगर तो देखिए कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, 1 प्लस डेल सी बाई सी प्लस 1 बाई ओमेगा आर सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये डेल सी बाई सी क्या है, ये लेस देन 0.1 है। ठीक है, 0.01 है। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं 0.01 है और ये मेरा क्या हुआ 1 है, तो अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये 1 भी तो है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 √2 होगा। तो इसीलिए मेरा आंसर क्या आएगा, देखिए डेल सी बाई सी डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 विच इज़ इक्वल टू डेल सी बाई 2c। ये मेरा आंसर है। ठीक है, देखिए ऊपर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा ऑप्शन डी, ये मेरा आंसर है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन आपसे करवाया और कुछ नहीं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, आईएन को 2003 में पूछा गया था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये हमने क्या किया, ब्रिज सर्किट को एसी एनालिसिस के साथ हमने क्लब किया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर द सर्किट ब्रिज सर्किट इन फिगर द वोल्टेजेस आर V1 इज इक्वल टू √2 cos 1000 t वोल्ट, V2 भी दिया हुआ है एंड VD इक्वल टू 0। VD इक्वल टू 0 मतलब क्या, ब्रिज बैलेंस है। द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 100 देन ZX विल बी, हमको ये ZX पता करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, V1 और V2 को ना फेज़र फॉर्म में लिखते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि फेज़र फॉर्म में हम RMS वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, फेज़र फॉर्म में RMS वैल्यूज़ को लिखते हैं। ठीक है, ऐसा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंडीशन यही रहता है। ठीक है, अगर आपको कुछ ना बोला जाए तो हम ये V1 और V2 का RMS वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा साइनसॉइडल सिग्नल्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसका RMS वैल्यू लिखूं तो क्या होगा, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, तो √2 बाई √2 होगा। ठीक है, तो V1 RMS मेरा क्या होगा, √2 डिवाइडेड बाई √2 तो 1 होगा, और इसका एंगल मैं 0 पकड़ लेता हूँ, तो ये देखिए ऐसे लिख लिया। V2 RMS को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 डिवाइडेड बाई √2, यहाँ पे देखिए इसका फेज कितना है, 45 डिग्री का है, तो 45, तो ये √2 ऊपर जाएगा, तो √2 एंगल 45 डिग्री, ये मेरा V2 RMS आ गया। अब मैं क्या करूं कि यहाँ पे I1 इसको पकड़ लेता हूँ, इसको I2 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए KVL लगाता हूँ ये वाले लूप में। ठीक है, KVL लगाऊंगा तो क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू I2R। ठीक है, ये सब RMS है ना, ये V1 RMS I2 RMS, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे मिस हो जाता है, RMS लिख भी देता हूँ RMS। तो I2 RMS क्या हुआ मेरा, V1 RMS बाई R, तो V1 RMS क्या है, 1 एंगल 0 बाई R क्या है 100, इसका मतलब ये क्या हुआ 0.01 एंगल, इसका 0 एम्पियर, ये आ गया। अब देखिए नीचे वाले ब्रांच में मैं KVL लगा लेता हूँ। ठीक है, नीचे वाले लूप में मैं KVL लगाऊं तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, V2 RMS इज इक्वल टू I2 ZX। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए मेरा V2 RMS यहाँ पे क्या है, V2 RMS हमने अभी निकाला है, √2 45 इज इक्वल टू I2 क्या है 0.01 एंगल 0, ZX यही ना है। तो देखिए ZX मेरा क्या आया, √2 बाई 0.01 एंगल 45 डिग्री, यही ना आया। ठीक है, तो ये कितना होता है मेरा, √2 1.414। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देते। ठीक है, ये मेरा ZX का फेजर फॉर्म आया। ठीक है, तो अब इसको मेरे को कन्वर्ट कर लेना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ZX को क्या लिखूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये तो मेरा पोलर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू 100
ये इसको क्या लिखूँ 45 को 1/√2 प्लस j/√2 ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आया 100 प्लस j100। ठीक है, ये क्या आया मेरा 100 प्लस j100। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने सब चीज़ को ना एम्पियर और वोल्ट में ही रखा है। ठीक है, तो कहीं पे भी ये चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए ऊपर जाते हैं, देखिए क्या ऑप्शन है मेरा, क्या आया। तो देखिए ये मैं क्या बोल सकता हूँ 100 और 100 आया, तो इसका मतलब क्या है कि 100 ओम रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद 100 मिली ओम इंडक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा मेरा आंसर इसका। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मेरा, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। अब कैसे ऑप्शन ए मेरा आंसर हुआ, देखिए देखिए मेरा z जो आया, zx क्या आ गया 100 प्लस j100। अब ये मेरे को एक बात बताइए, ये किस चीज़ का होता है, ये सीरीज आरएल सर्किट का ऐसा दिखता है कि नहीं इम्पीडेंस। ठीक है, तो अब मेरे को वैल्यू ऑफ आर और एल फाइंड आउट करना है। तो zx मैं क्या लिख सकता हूँ आर प्लस जे ओमेगा एल लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को निकाल लेता हूँ, तो r इज इक्वल टू 100 आ गया 100 ओम, और ओमेगा एल इज इक्वल टू कितना आया मेरा 100 आ गया। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 1000 है। ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 1000 है। तो देखिए ये क्या लिख सकता हूँ, ये नीचे आ गया L इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज़ इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ 100 मिली हेनरी। ठीक है, इसीलिए आंसर मेरा क्या होगा ए होगा, 100 ओम रेजिस्टर इन सीरीज विद 100 मिली हेनरी इंडक्टर। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।